Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Taj Trapezium Zone. And this topic is important from our syllabus GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ताज ट्रेपेजियम जोन है क्या. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही 1996 में ही एक केस था MC मेहता केस. उसमें भारत सरकार को ऑर्डर दिया था कि ताजमहल और उसके आसपास के जो बाकी इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए भारत सरकार कुछ स्टेप्स उठाए. और फिर भारत सरकार ने क्या किया कि लगभग 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इस तरीके का कुछ ताजमहल के आसपास, उसको डिक्लेयर कर दिया ताज ट्रेपेजियम जोन. और ताज ट्रेपेजियम जोन में आने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे, लगभग 292 इंडस्ट्रीज़, उन सबको फिर आदेश दिया गया. जैसे कि आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा के आसपास ये ताज ट्रेपेजियम जोन अनाउंस किया गया, लगभग 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का. और उसमें जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे, लगभग 292 इंडस्ट्रीज़, उन सबको ऑर्डर दिया भारत सरकार ने कि या तो वो नेचुरल गैस में स्विच कर जाएं, यानी कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी में स्विच कर जाएं, जिससे फिर कार्बन बेस्ड इमिशंस ना हो, जिनका फिर इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे नेगेटिव असर ना पड़े, या तो फिर वो इस एरिया से बाहर रिलोकेट हो जाए. तो जो ताज ट्रेपेजियम जोन है उसमें सिर्फ ताजमहल ही नहीं, उसके अलावा कुछ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे कि आगरा फोर्ट या फतेहपुर सिकरी भी आता है. और तब से कई सारे इंडस्ट्रीज़ नेचुरल गैस को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, या तो इस एरिया से बाहर शिफ्ट कर गए. एंड दैट इज़ हाउ इस एरिया में जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा था. इसको ताज ट्रेपेजियम जोन इसलिए कहते हैं, ये जो 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है, इसको ताज ट्रेपेजियम जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप ये लैंड का साइज़ देखें या फिर शेप देखें, जिस तरीके से इस जोन को डिक्लेयर किया गया था, तो वो ट्रेपेजियम जोन में था या ट्रेपेजियम के स्ट्रक्चर का था. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ताज ट्रेपेजियम जोन. अभी करंट न्यूज इसी ताज ट्रेपेजियम जोन से रिलेटेड है. ताज ट्रेपेजियम जोन डिक्लेयर करने के बावजूद भी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट निकल करके आई है. इस रिपोर्ट का नाम है इंसेक्ट एक्टिविटीज़ एट ताजमहल एंड अदर मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा. इसके हिसाब से ताजमहल के ऊपर जो उसके आउटर सरफेस हैं वहाँ पे ग्रीन एंड ब्लैक कलर के पैचेज डेवलप हो रहे हैं. एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट्स दैट आर मेनली डैमेजिंग द नॉर्दर्न साइड ऑफ ताज महल. तो एक तो मेरा पर्पस, देखिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट था पहले आपको बताऊं मैं कि ताज ट्रेपेजियम जोन क्या चीज़ होती है, वो मैंने आपको बता दिया. इस पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में बहुत पहले ही सवाल पूछ रखा है, एपीएससी भी पूछ सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में ताज ट्रेपेजियम जोन न्यूज़ में आया. तो ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में बता दिया. उसके अलावा इसी आर्टिकल में, जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, उसमें ताजमहल के स्ट्रक्चर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं. दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा जीएस पेपर 1 का हिस्सा है. तो ताजमहल के आर्किटेक्चर के बारे में बातचीत करते हैं थोड़ा सा. एज यू ऑल नो, ताजमहल इज ए काइंड ऑफ मौसलम, मतलब मकबरा है. दैट इज़ बिल्ड ऑफ वाइट मार्बल एंड इट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल. ये तो सब आप जानते ही हैं कि अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने, जो मुग़ल एम्परर शाहजहां हैं, उन्होंने ये ताजमहल मकबरा बनवाया था. इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. इसको बनाया गया फ्रॉम 1631 टू 1648 के बीच में, यानी कि इसको बनाने में ही अकेले 17 साल लग गए. अभी इस आर्टिकल में बात की गई है ताजमहल के जाली वर्क के बारे में. जैसे अगर आपने ताजमहल को विजिट किया हो या किसी भी आपने अगर मुग़ल टाइप के आर्किटेक्चर को विजिट किया हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जाली वर्क पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है. इस तरीके का होता है जाली वर्क. तो जाली वर्क
अगर आप देखें, इट वाज अ काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल फीचर बिटवीन 16 to 18 सेंचुरी इन इंडिया, मेनली इन द मुगल आर्किटेक्चर्स इंक्लूडिंग ताजमहल। तो ये जो जाली वर्क है कैसे बनाया जाता था, ये जो स्टोन्स हैं या मार्बल्स हैं, जैसे रेड सैंड स्टोन या मार्बल्स में कटिंग करके फिर ऑर्नामेंटल पैटर्न में जाली वर्क बनाए जाते थे, विच इज़ ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर्स। अब जाली जो आर्किटेक्चर्स हैं, जाली वर्क है या स्ट्रक्चर्स हैं, इसके पीछे की साइंटिफिक थिंकिंग भी देख लीजिए। हाउ जाली वर्क वॉज यूजफुल इन कूलिंग द एनवायरमेंट विद इन दीज आर्किटेक्चर्स। देखिए, दिस जाली वर्क वॉज हेल्पफुल और वॉज प्लान्ड in order to have sustainable cooling solution or work as sustainable cooling solution for these buildings। और इस कारण से बिना एयर कंडीशन के भी ये बिल्डिंग्स ठंडी रहती थी, आज भी रहती हैं, एंड दैट इज़ हाउ दीज कैन बी कॉल्ड एज लो कार्बन बिल्डिंग्स। तो दिस जाली आर्किटेक्चर इज़ बेस्ड ऑन द फिजिक्स कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज वेंचुरी इफेक्ट। तो वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है, ज़रा सा आप समझिए इस डायग्राम की मदद से। देखिए, तेज स्पीड के साथ अगर जब भी कोई भी फ्लूइड बह रहा है, जैसे इस केस में हवा बह रही होगी, विंड बह रही होगी, तेज़ स्पीड के साथ जब ये भी कोई भी फ्लूइड बहेगा, एकाएक से अगर उसके लिए जो एरिया है वो घटा दिया जाए, एरिया घटा देने से कैसा होगा कि उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर उसकी एरिया को बढ़ा दिया जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ जाकर के उसकी स्पीड दोबारा घटेगी, वो थोड़ा एक्सपैंड होगा, लेकिन साथ ही साथ हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। दैट इज़ बेसिक फिजिक्स, और इसी को हम लोग कहते हैं वेंचुरी इफेक्ट। यहाँ से तेज़ हवा गुजारी गई, यहाँ जाकर के उसकी स्पीड बढ़ा दी गई, एकाएक से फिर उसकी स्पीड घटा दी जाए तो वो एयर ठंडी हो जाती है। और यही कॉन्सेप्ट एयर कंडीशंस जो एसी आजकल हम अपने घर में लगाते हैं, उसमें इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है हवा को ठंडा करने में। एयर को गुजारा जाता है एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया से और फिर उसको एक लार्जर क्रॉस सेक्शन वाले एरिया में डाल दिया जाता है, जिससे एकाएक से वो एक्सपैंड हो जाए और जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो यही कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ जाली वर्क में भी अप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा आपको। तेज हवा जब चलेगी तो ये जो छोटे छोटे जो होल्स हैं, यहाँ जा कर के वो उनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दीज होल्स विल एक्ट लाइक दिस कंस्ट्रिक्टेड रीजन, जो बॉटलनेक रीजन, और यहाँ जा कर के उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और अंदर जाने के बाद, बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के बाद एकाएक से फिर वो एक्सपैंड होंगे और एक्सपैंड होने के कारण वो अपनी हीट को लूज कर देंगे। दे विल कूल डाउन एंड दिस इज़ हाउ दे विल कीप द स्ट्रक्चर और द एरिया विद इन द आर्किटेक्चर cooler, and this could be used as an example of how scientific methods were used in the architectures during the earlier times, including the Mughal architectures, and this is how we can learn from such architectures for sustainable solutions in current times। तो current time में हम जो challenges face कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, इनको कुछ हद तक हम टैकल कर सकते हैं अगर हम लोग जो मेडिएवल एज के आर्किटेक्चर्स हैं उनके अंदर जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया गया है उनको हम मॉडर्न टाइम्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो उसमें एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है जाली वर्क। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नॉर्ड स्ट्रीम pipelines that have been damaged recently, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view। सबसे पहले समझते हैं क्या हैं ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस लगभग 1200 किलोमीटर लंबे पाइपलाइंस हैं जो रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग सिटी को कनेक्ट करते हैं जर्मनी से। आप देख सकते हैं यहाँ से ये बाल्टिक सी से होते हुए ये पाइपलाइंस गुजरते हैं, रसिया से सेंट पीटर्सबर्ग को जर्मनी से कनेक्ट करते हैं। ये अंडर सी पाइपलाइंस हैं जो बाल्टिक सी से होते हुए गुजरते हैं, बाल्टिक सी से होते हुए गुजर देते हैं ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस। पहले सिर्फ एक ही पाइपलाइन था, नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन। हाल फिलहाल में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी बना दिया गया और इसके साथ ही जो कैपेसिटी है रसिया से जर्मनी को नेचुरल गैस और ऑयल बेचने की उसको डबल कर दिया गया विथ हेल्प ऑफ दिस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो पहले सिर्फ नॉर्ड स्ट्रीम 1 था, अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड 2 दोनों है। और इसके साथ ही ये जो पाइपलाइंस हैं, जो अंडर सी पाइपलाइंस हैं जो
रसिया को जर्मनी से कनेक्ट करते हैं, बाल्टिक सी से होते हुए गुजरते हैं। इनके मदद से ऑयल और नेचुरल गैस जो बेचा जाता है रसिया से जर्मनी को, उसकी कैपेसिटी को डबल कर दिया गया। सो नाउ जो कैपेसिटी है दैट इज़ अबाउट 110 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर विच इज़ ह्यूज। यहाँ से नेचुरल गैस सेल करता है रसिया हर साल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर टू जर्मनी। और जर्मनी सारा का सारा नेचुरल गैस खुद इस्तेमाल नहीं करता है, कुछ वो खुद इस्तेमाल करता है और बाकी के वो अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको वो बेचता है, और जिससे जर्मनी को ट्रांजिट फीस की कमाई होती है। सो ये एक फ़ायदा होता है जर्मनी को विथ हेल्प ऑफ दीज नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ से भी पहले ज़रा देखते हैं कि ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो हम समझ गए कि रसिया जो एनर्जी रिच कंट्री है जहाँ पे ऑयल नेचुरल गैस सरप्लस में प्रोड्यूस होता है, रसिया एनर्जी रिच कंट्री जो है वो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को जो जनरली एनर्जी डेफिशिएंट हैं और एनर्जी रिसोर्सेज को वो इंपोर्ट करते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ को वो फिर एनर्जी रिसोर्सेज बेचता है विथ हेल्प ऑफ दीज नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस या नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस। अभी ये जो पाइपलाइंस हैं इसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस समझिए। देखिए रसिया इन जनरल यूएस उसको टारगेट करता है रसिया को, और यूएस चाहता है कि रसिया का जो राइजिंग पावर है उसको रेगुलेट किया जाए, और दूसरी तरफ रसिया अंडर व्लादिमीर पुतिन हैज़ ए रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी, इट वांट्स टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी ऑफ कोल्ड वॉर टाइम। तो व्लादिमीर पुतिन तो यही चाहते हैं कि जो यूएसएसआर के टाइम में रसिया का स्टेचर था उसको रिवाइव किया जाए, और यूएस ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। यूएस नहीं चाहता कि रसिया की कोई भी पावर या ग्लोरी रिवाइव हो। अभी यूएस इसमें चाहता है कि जो यूरोपियन उसके काउंटर पार्ट्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो उसके साथ नाटो ग्रुप में भी हैं, वो उसकी मदद करें, और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज मिल करके कंसोलिडेटेड होकर के एंटी रसिया एक्शंस लें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम निकल करके आती है, यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से एंटी रसियन स्टैंड नहीं लेता है, और उसके पीछे कारण है कि यूरोपियन यूनियन कुछ हद तक रसिया पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई। अभी यूएस चाहता है कि वो ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो कमी है वो यूएस पूरा कर दे यूरोप के लिए, या बाकी सारे जगहों से वेस्ट एशिया से आए, लेकिन यूरोप की ऑयल और नेचुरल गैस की जो रिक्वायरमेंट हो वो रसिया से ना आए। क्योंकि एक बार रसिया और यूरोप के बीच में जो सप्लायर और बायर का रिलेशन तोड़ दिया गया, ये इकोनॉमिक रिलेशंस को ब्रेक कर दिया गया, तो इससे यूरोपियन यूनियन का कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रसिया में रहेगा नहीं, एंड दिस इज़ हाउ यूरोपियन यूनियन विल कंसोलिडेट इटसेल्फ विथ यूएस इन ऑर्डर टू काउंटर रसिया। ये है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। मतलब ये जो पाइपलाइंस हैं इसको यूएस बिल्कुल लाइक नहीं करता है, क्योंकि ये पाइपलाइंस के कारण ही यूरोप और रसिया के बीच में एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनी हुई है। खासकर यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है जर्मनी, और रसिया के बीच में एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनी हुई है, और इस कारण से यूरोपियन यूनियन पूरे खुल करके एंटी रशियन स्टैंड नहीं लेता है। दैट इज़ वाई यूएस डज नॉट लाइक दिस पाइपलाइन। यूएस चाहता है कि ये पाइपलाइन से ऑयल ना खरीदा जाए, नेचुरल गैस ना खरीदा जाए, यूरोपियन यूनियन किसी और सोर्सेज से अपने ऑयल और नेचुरल गैस की नीड्स को पूरा करें, और यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से एंटी रसिया स्टैंड लें। लेकिन ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस के कारण अभी ऐसा हो नहीं रहा है। रसिया बहुत सारा ऑयल नेचुरल गैस बेचता है जर्मनी को, जर्मनी कुछ खुद यूज करता है और बाकी सब ट्रांजिट करके बाकी सारे देशों को बेचता है, जिससे उसको ट्रांजिट फीस की भी कमाई होती है। एंड दिस इज हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन कंट्री जर्मनी इज मेंटेनिंग गुड टाइज विथ रसिया। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि स्वीडन के पास ये बाल्टिक सी में नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में कुछ एक्सप्लोजन्स हुए हैं, धमाके हुए हैं, और उसके बाद से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस में लीकेजेज हो रहे हैं नेचुरल गैस के, जिससे आसपास के मरीन इकोसिस्टम को नेगेटिव इम्पैक्ट भी पहुंचा है। अब दोनों ही देश रसिया और यूएस एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। रसिया कह रहा है कि ये एक्सप्लोजन्स यूएस ने कराए हैं, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि ये ट्रेड हो रसिया और यूरोप के बीच में, जबकि यूएस ब्लेम कर रहा है रसिया को कि आप जानबूझ करके आपने इस एक्सप्लोजन को किया है ताकि यूरोपियन यूनियन के अंदर नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो जाए, जिससे आप अपनी इंपॉर्टेंस यूरोपियन यूनियन को फील करा सकें, ताकि यूरोपियन यूनियन आपकी इंपॉर्टेंस को समझे और फिर यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के मामले में आपको सपोर्ट करे।
तो अब जो भी कारण हो, दोनों ही साइड एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, रसिया और यूएस। इट इज़ येट टू बी सीन। स्वीडन की जो एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि हु और व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दिस एक्सप्लोजन, लेकिन अभी सही कारणों का पता नहीं चला है। बट नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन हाल फिलहाल में न्यूज़ में आ गया, तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में या मेंस में आपसे सवाल पूछ लिया जाए। मेंस में आएगा तो ये आएगा कि इसका क्या स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है, और प्रीलिम्स में आएगा तो कुछ इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about current account deficit that has widened in the recent time, which has been highest in last 4 years. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो इंडिया कैसे फॉरेक्स रिजर्व अक्वायर करता है, ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। वैसे तो ये सब बेसिक इकोनॉमी का हिस्सा है, आपने जरूर पढ़ रखा होगा, बट एक बार फिर भी देख लीजिए फॉरेक्स रिजर्व के लिए हमें क्या करना होगा। फॉरेक्स रिजर्व जो आरबीआई मेंटेन करती है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होगा जिससे हम फॉरेक्स रिजर्व कमाएं, या हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अकाउंट में हमें अपने देश में इनपुट लाना होगा, जैसे एफडीआई वगैरह लाना होगा। आई होप आप सबको ये बात पता होगी कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, वो 2 तरीके से होते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट इज़ मोस्टली अबाउट ट्रेड ऑफ गुड्स, उसके अलावा रेमिटेंसेज या कुछ इनविजिबल्स होते हैं। तो करेंट अकाउंट इज़ दैट, कैपिटल अकाउंट इज़ मोर अबाउट एफडीआई एंड बोरोइंग एंड ऑल। तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा दिया जाता है या जितना पैसा विदेशों से आता है, उन सब का मिला जुला करके जो नेट होता है उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का नेट अगर पॉजिटिव में हो तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा होता है, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कहते हैं। और अगर नेट निगेटिव में हो तो फिर हमारा करंट फॉरेक्स रिजर्व घट रहा होता है, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि हमारे देश से सामान एक्सपोर्ट कम हो रहा है, विदेशों से सामान इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा इंपोर्ट होने का क्या मतलब है कि अब ज़्यादा डॉलर हमारे देश से बाहर जाएगा। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट का सरल सा मतलब है कि हमारे देश में डॉलर हमारे देश से बाहर जा रहा है, या कोई भी हार्ड करेंसी, क्योंकि मेनली तो फॉरेन ट्रेड हार्ड करेंसी में होती है, वो हमारे देश से बाहर जा रही हैं, और इससे हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट रहा है। दूसरा कैपिटल अकाउंट मैंने आपको समझा ही दिया। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो एफडीआई या बोरोइंग से आते हैं। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट के लिए आप इस बात को समझिए, बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा आ रहा है, हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ ओवरऑल द हार्ड करेंसी और फॉरेक्स रिजर्व इज फ्लोइंग आउट ऑफ आवर कंट्री, एंड दैट इज लीडिंग टू डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व ऑफ आवर कंट्री। तो और अगर बाहर हमारे देश से फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे बाहर जाना शुरू कर देता है, मेनली बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, तो दैट में लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस दैट वी वर फेसिंग वंस इन 1991। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब है कि हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा होगा हमारे इंपोर्ट नीड्स को मीट करने के लिए। अभी भी हम उससे काफ़ी दूर हैं, अभी भी हमारे पास लगभग $550 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, और दुनिया का 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर हैं हमारा देश भारत। येट पिछले कुछ महीनों से 4-5 महीनों से कैपिटल अकाउंट में भी लगातार आउटफ्लो बना हुआ है। एफडीआई जो है लगातार हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यूएस के मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल किए गए हैं हाल फिलहाल में। उनकी जो फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ की आप समझ लीजिए सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, उसने कुछ फेरबदल किए हैं, उसने रेट्स को बढ़ाए हैं, जिस कारण से लगातार कैपिटल अकाउंट भी बाहर जा रहा है। और अब न्यूज़ निकल के आई है कि करंट अकाउंट में भी हम डेफिसिट खा रहे हैं, मतलब करंट अकाउंट में भी इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एंड दैट इज़ हाउ करंट अकाउंट डेफिसिट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन लास्ट 4 years. It was in the first quarter, that is April to June वाला quarter, that is first quarter of fiscal year 2022, current account deficit had gone up to 2.8% of GDP, which is highest in last 4 years. एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट में बस एक ही क्वार्टर में हमें लगभग $24 बिलियन का नुकसान हुआ है। मतलब जितना सामान हमने इंपोर्ट किया है और जितना का एक्सपोर्ट किया है, उसमें जो डिफरेंस था वो $24 बिलियन का था सिर्फ एक क्वार्टर में, यानी कि $24 बिलियन हमारे देश से बाहर गया है ऑन करंट अकाउंट इन जस्ट 1 क्वार्टर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about world's first CNG terminal. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy infrastructure point of view, also important from prelims perspective. हो सकता है कि पीटी में आपसे पूछ ले। देखिए, हाल फिलहाल में भारत सरकार ने
दुनिया का पहला सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया है भावनगर गुजरात में। ये लगभग 3 साल का प्रोजेक्ट है, 2025 या 26 तक ये बन करके तैयार हो जाएगा, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भावनगर गुजरात में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल बन रहा है। भावनगर को ही क्यों चुना गया है ये भी ज़रा समझते हैं, क्योंकि भावनगर के पास में ही भारत सरकार ने स्टार्ट किया है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स होते हैं, दे एक्ट एज ए बेसिस फॉर गेटिंग फॉरेन फंड्स। दीज आर द एरियाज जहाँ पे ईजी क्लियरेंसेस मिल जाते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिल जाते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे मेक सेटिंग अप इंडस्ट्रीज वेरी ईजी। तो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया गया है गुजरात में, तो उसके फिर पास में ही भावनगर में पहला वर्ल्ड का सीएनजी टर्मिनल भी ओपन कर दिया गया है, एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय 2026. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 36th नेशनल गेम्स which has recently begun, and this topic is important from our prelims exam point of view. पीटी में से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्यों पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। 7 सालों के बाद ये नेशनल गेम्स हो रहे हैं, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। तो इस साल नेशनल गेम्स पे यूपीएससी आईपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। 36 नेशनल गेम्स ऑफ दैट हैज़ स्टार्टेड इन 2022 इज़ बीइंग हेल्ड इन गुजरात। 27 सितंबर से शुरू हुआ है, 10 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसमें टोटल 36 स्पोर्ट्स में कंपटीशन कराए जाएंगे और टैगलाइन है स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। सो दिस इज द टैगलाइन, ये याद रखना आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो मैस्कट है 36 नेशनल गेम का वो है सवज। सवज गुजराती में इसका मतलब होता है कप। थीम है 36 नेशनल गेम का एक भारत श्रेष्ठ भारत। आखिरी बार नेशनल गेम्स कंडक्ट कराए गए थे 2015 में। देयर वर 35th नेशनल गेम वर कंडक्टेड इन 2015 इन केरला। 7 साल के बाद 36 नेशनल गेम कराया जा रहा है गुजरात में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। एक न्यूज़ जो निकल के आई आज के आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में कि मीराबाई ने, मणिपुर की वेट लिफ्टर हैं, सी बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू ग्रैब फर्स्ट मेडल इन 36th नेशनल गेम्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक, तो इसमें आपको पता है मालदीव इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पॉजिटिव चेक कैसे कैसे लगा सकते हैं? माल्थूसियन ट्रैप के अंतर्गत पॉजिटिव चेक जो नेचर लगाता है उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वॉरफेयर, फेमीन, डिजीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।